हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए। काफ़ी कोर्स वहाँ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें अब चल रही हैं, वो भी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगी। तो कार्ल मैनहीन के बाद क्लिफोर्ड ग्रीस बचते हैं, ठीक है, और उसके बाद इंडियन थिंकर ही रह जाएंगे। तो पहले इंडियन थिंकर को समाप्त किया जाए या फिर जो चैप्टर्स हैं छोटे छोटे, उन चैप्टर्स को लेकर चला जाए, ठीक है। तो आपको जो पढ़ना हो पहले तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ओके। तो मैं वही चीज़ शुरू करूँगी पहले, या यदि आपकी इच्छा हो कि थिंकर्स चल ही रहा है तो इंडियन थिंकर्स जो बचे हैं उनको भी समाप्त कर दिया जाए इसमें, या फिर थोड़ा सा रेस्ट लेते हुए दूसरी चीज़ों को पढ़ा जाए, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं प्लीज़ बताइएगा, उसी के अनुसार मैं चैप्टर्स को शुरू करूँगी, ओके। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कार्ल मैनहीन का जो जन्म है वो 1893 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1943 में, ठीक है। तो ये इनके जीवन मरण का चक्र है और इनका जो जन्म है वो हंगरी में हुआ था। तो एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ सकता है कि ये कहाँ के थिंकर थे, तो ये हंगरी के थे, ओके। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है किसी भी थिंकर को लेकर कि इनके विचारों की पृष्ठभूमि कैसे बनी, कैसे इनके मन में ये विचार आया। क्योंकि कोई भी सिद्धांतकार होता है, जब कोई सिद्धांत बनाता है, चाहे वो साइंस में हो या फिर आर्ट में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो उसमें कुछ पृष्ठभूमि होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उसके माइंड को मेकअप करती हैं, ठीक है। तो यही चीज़ इनके भी साथ थी। जैसे न्यूटन था, तो सेब यदि नहीं गिरा होता तो शायद उनके मन में वो विचार नहीं आया होता। तो कोई ऐसी चीज़ होती है जो व्यक्ति के विचार का क्या करती है, उसका मेकअप करती है, विचार को बनाती है, ठीक है। तो क्या है, कार्ल मैनहीन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका था? जॉर्ज सिमेल का था, क्योंकि जॉर्ज सिमेल जो थे वो कार्ल मैनहीन के गुरु थे, ठीक है। और जो टीचर होता है, टीचर का काफ़ी प्रभाव होता है बच्चों पर, तो उन पर भी किसका प्रभाव था? जॉर्ज सिमेल का, ठीक है। जॉर्ज सिमेल से ही उन्होंने अंतःक्रियावाद लिया और जो उनके थियोरी में दिखता है। फिर उनके जो विचारों में सबसे ज़्यादा प्रभाव था वेबर का था। वेबर के परिस्थिति समूह की अवधारणा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जैसे वेबर ने क्या बोला, परिस्थिति समूह का मतलब एक समान परिस्थिति से जुड़े लोगों का समूह। समाज में स्तरीकरण है, स्तरीकरण में विभिन्न प्रकार के वर्ग है, वर्ग में जिस वर्ग से जुड़े हुए लोग, एक ही वर्ग से जुड़े हुए लोग क्या हो गए, वो परिस्थिति समूह में हो गए। उसी के आधार पर इन्होंने अपनी थियोरी बनाई थी। फिर मार्क्स के विचारों से भी इन्होंने वर्ग संघर्ष को ग्रहण किया था, ठीक है। वर्ग के अनुसार व्यक्ति की जो परिस्थिति होती है उसको इन्होंने कार्ल मार्क्स से लिया हुआ था। इन सभी ने मिलकर इनके विचारों की पृष्ठभूमि तैयार की और कार्ल मैनहीन अंतःक्रियावादी थे। तो ये प्रश्न यदि आए कि ये किस पैटर्न से जुड़े हुए हैं, तो ये अंतःक्रियावाद से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये सूक्ष्म समाजशास्त्र से भी जुड़े हैं, चूँकि सूक्ष्म समाजशास्त्र जो है वो अंतःक्रियावाद के अंतर्गत आता है। तो जो जनजाति समाज के बच्चे होते हैं वो बड़े से बड़े जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं बड़ी ही आसानी से। हमारे ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसी तरह से समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग बने, ये बड़ा वर्ग, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जिस वर्ग में जो व्यक्ति है उसके पास उतना ही नॉलेज है, उतना ही उसके पास ज्ञान है। अब मजदूर वर्ग का व्यक्ति है, वो थोड़ी जानेगा कि बियर पार्टी होती है, पब क्या होता है, ये सारी चीज़ें वो क्या जानता है, वो कल्चर ही अलग होता है, ठीक है। मिडिल क्लास का व्यक्ति है, वो तो अपने लोन भरने में और अपनी सैलरी से अपने बच्चों की शादी, उनकी पढ़ाई में ही वो इतना व्यस्त रहता है, उसका जीवन ही अलग होता है, ठीक है। आवश्यकताएं तो सारी पूरी होती हैं, लेकिन जीवन भर जोड़ तोड़ में लगा रहता है वो, तो उसका नॉलेज अलग होता है। फिर उससे ऊपर जो लोग होते हैं उनका नॉलेज अलग होता है, वो इंजॉय भी करते हैं और उनके आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो शेविंग नहीं कर पाते। फिर और लोग होते हैं वो कुछ ही क्षणों में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, तो उनका जो नॉलेज है, उनके जीवन का जो देखने का दृष्टिकोण है, वो सब अलग है, ठीक है। तो व्यक्ति क्या जानता है ये इस पर निर्भर करता है कि सामाजिक संरचना में किस समूह से वो जुड़ा है। अब किसी के घर में सब विद्वान हो तो वो व्यक्ति, उसके घर में जो व्यक्ति पैदा होगा तो उसको भी तो नॉलेज होगा ही होगा ना, क्योंकि वो सबको देख रहा है, घर वालों से प्रेरित हो रहा है, वो भी किताबें पढ़ेगा। तो ये चीज़ होती है कि व्यक्ति क्या जानता है वो सामाजिक संरचना पे निर्भर करता है, ओके। और शराबी के घर में क्या होगा, कोई व्यक्ति है अपने पत्नी को रोज़ पीट रहा है शराब पी के, बच्चों को नहीं पढ़ने दे रहा है, तो उसके घर में उतना नॉलेज नहीं विकसित हो पाएगा जितना कि विद्वान के घर में पैदा हुए बच्चों में, ठीक है।
तो ये चीज़ होती है, इसको याद रखिएगा कि सामाजिक संरचना में कोई व्यक्ति जिस समूह से जुड़ा है, ठीक है, जिस स्तर से जुड़ा है, उसी के आधार पर उसका ज्ञान होता है। तो कार्ल मार्क्स ने मार्क्स से वर्ग संघर्ष का सिद्धांत लिया था, वेबर से परिस्थिति समूह का सिद्धांत लिया था, और उसके बाद उन्होंने अपनी थियरी दी हुई थी। तो मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की बात की कि एक होता है सब कुछ जानने वाला वर्ग, एक होता है कि कुछ नहीं जानता है वो, उसके पास ना ही ज्ञान होता है ना ही उसके पास धन होता है। इन दोनों में अपने हितों को लेकर टकराव होता रहता है, ठीक है। इन दोनों में अपने हितों को लेकर जब टकराव होता है तो क्या होता है, समाज में चेंज आता है, ठीक है। तो इसी को लेकर कार्ल मार्क्स ने बोला कि समूह में क्या होता है, एक होता है वह वर्ग जिसके पास धन भी है, जिसके पास ज्ञान भी है, सामाजिक संरचना का सपोर्ट भी है, सामाजिक संरचना में उच्च परिस्थिति को धारण करता है, और एक होता है जो निम्न परिस्थिति में रहता है और उसके पास ना ही उतने पैसे हैं, ना ही सामाजिक संरचना में उसको उच्च स्थान प्राप्त है, उसको सम्मान नहीं प्राप्त है, हर तरह से वो जो क्लास है वो डिप्रेस है, ठीक है। तो ये बात उन्होंने बोली कि जो डिप्रेस क्लास है उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास धन नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, सामाजिक संरचना में उसके पास स्थान भी नहीं है, वो सर्वहारा वर्ग है। और एक है जो उच्च वर्ग है, समाज की नीतियों को निर्धारित करता है, समाज में परिवर्तन को वो डिसाइड करता है, और समाज की महत्वपूर्ण चीज़ें उसके द्वारा निर्धारित होती हैं। तो ये दो वर्ग की बात उन्होंने बोली है। और उन्होंने ज्ञान के समाजशास्त्र में दो चीज़ें बताई हैं। पहला क्या है, देखिए, ज्ञान के समाजशास्त्र व्यक्ति का ज्ञान जो है इस पर निर्भर है कि व्यक्ति जो है सामाजिक संरचना में किस समूह से जुड़ा है, ठीक है, कौन व्यक्ति किस समूह से जुड़ा है, ये ज्ञान के समाजशास्त्र में व्यक्ति का ज्ञान इससे डिसाइड होता है। मैंने आपको बताया, ठीक है। वही चीज़ है कि जैसे कुछ एडवांस सोसाइटी में रहने वाले लोगों का नॉलेज कुछ और होता है, ठीक है, गांव के लोगों का नॉलेज कुछ और होता है, उसी तरह से अलग अलग समूह में रहने वाले लोगों का नॉलेज जो है वो कुछ और होता है, ठीक है। अभी आप राजस्थान में चले जाइए, वहाँ की जो रूढ़िवादी परंपराएं होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सोचने को मजबूर कर देगी आपको। छोटे छोटे बच्चों का बाल विवाह हो जाता है, तो काफ़ी क्रूर प्रथाएं पाई जाती हैं। वहाँ की सामाजिक संरचना के अनुसार वहाँ के लोगों का नॉलेज है, और उसी नॉलेज के अनुसार वो सामाजिक संरचना के कार्यों का संचालन करते हैं, ठीक है। इसी तरह से समाज चलता है, ये बात कार्ल मार्क्स ने बताया है। फिर दूसरा उन्होंने बोला है कि समाज में प्रचलित विश्वास और मूल्य तथा वास्तविक सत्य के सापेक्षिक प्रभाव के बारे में बताया उन्होंने। देखिए, एक तो होता है समाज के प्रचलित विश्वास और मूल्य, यानी जो लोग समाज के चीज़ों के बारे में जानते हैं, ठीक है, जैसे विवाह को विवाह नाम दे दिया गया, ठीक है, लेकिन इसका नाम विवाह ही क्यों दिया गया, इसको अच्छे से प्रत्यक्षवादी दृष्टि से निरीक्षण करके ये जानने का पहले प्रयास करना चाहिए कि जब दो लोगों का गठबंधन होता है तो उसका क्या नाम दिया जाए, तो उसके बाद उसको एक नाम देना चाहिए था। लेकिन समाज में प्रचलित जो नाम पहले से है वो सत्य है, या फिर प्रत्यक्षवादी आधार पर जब हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं वो सत्य है, दोनों में से क्या सत्य है, इसकी बात वो बोलते हैं कि किसको सत्य माना जाए। समाज में जो चीज़ें पहले से सत्य हैं, जैसे समाज में माना जाता है कि महिलाओं को पुरुषों से निम्न स्थान प्राप्त है, ठीक है, पुरुष को परमेश्वर मानकर, पति को परमेश्वर मानकर सेवा करो, घर वालों की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, ये सब चीज़ें दिया रहता है कि महिला को एक सेवक के रूप में देखा जाता है। वो सत्य है जो सामाजिक संरचना में पहले से है, या फिर ये सत्य है जो प्रत्यक्षवादी दृष्टि से देखा जाता है कि समाज की महिला को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। लोकतंत्र में महिला भी एक ऑब्जेक्ट के रूप में है, एक इकाई के रूप में है, तो महिला को भी पुरुष के समान अधिकार मिलना चाहिए, कि ये सत्य है। दोनों में से किस सत्य को सत्य माना जाए, इस बात पे द्वंद्व होता है कि कौन सा सत्य है, जो पहले से समाज में प्रचलित है, या फिर जो निष्कर्ष के द्वारा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके जो हम निष्कर्ष निकालते हैं किसी चीज़ के, उसके बारे में, ठीक है। इन्होंने ज्ञान के समाजशास्त्र की जो व्याख्या की वो अपनी पुस्तक आइडियोलॉजी यानी यूटोपिया, यानी आदर्श लोग और विचारधारा, ठीक है, आदर्श लोग यानी कल्पना लोग और विचारधारा, ये 1929 में लिखी गई थी। और इसमें कार्ल मार्क्स ने बताया कि जो वास्तविक ज्ञान और चेतना है उसे प्राप्त करने की क्षमता जो है वो सर्वहारा वर्ग में नहीं होती, ठीक है, केवल बुद्धिजीवी और मनीषी ही ये स्पष्ट करने में सक्षम है
कि मनुष्य का चिंतन उसकी सामाजिक संरचनाओं, प्रथाओं और आकांक्षाओं के द्वारा कैसे प्रभावित होती है। तो इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जो सर्वहारा वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, वो समाज में उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। और उच्च कोटि का ज्ञान समाज को चेंज लाने के लिए जो चीज़ें होती हैं, जो गहराई से सोचने वाली चीज़ें होती हैं, वो केवल बुद्धिजीवी और ज्ञानी लोग ही जान पाएंगे, जो कि सामाजिक संरचना में उच्च स्थान पर होते हैं, ठीक है। तो एक बात और इसमें है कि कार्ल मैनहीन का जो विचार है, उन्होंने उच्च वर्गों को ही सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि उच्च वर्ग के लोग ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वही संरचना में चेंज ला सकते हैं, और जो निम्न वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, वो संरचना में चेंज नहीं ला सकते, और वो उस टाइप का ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते। क्योंकि देखिए, शुरू से ही सर्वहारा वर्ग है जो अपनी आजीविका के लिए परेशान रहता है, उसके पास आजीविका से उठने के लिए समय नहीं होता कि आजीविका से ऊपर उठकर हम कुछ सोच सकें, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को आप कितना भी ज्ञान दे दीजिए, समझा दीजिए कि ऐसा ऐसे करने में समाज में चेंज आएगा और समाज जो है ऊपर उठेगा, तो फिर भी उच्च कोटि का ज्ञान जो होता है, जो गहराई में ज्ञान होता है, वो चीज़ें नहीं प्राप्त कर पाएगा, ठीक है। अभी जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो जो यूजीसी नेट का पहली बार जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि 1 महीने पढ़ के किसी तरह से एग्ज़ाम दे लें, तो 1 महीने में वो कौन सा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। यदि उन्होंने 1 महीने का समय रखा हुआ है कि 1 मंथ में मैं खूब पढ़ूंगा और पूरा एकदम हो जाएगा, मेरा सब कंप्लीट हो जाएगा, तो 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता, बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। कितना भी कोई पढ़ ले, ज्ञान को ग्रहण करने की एक सीमा होती है। माइंड जो है किसी चीज़ को गहराई से, यदि कभी न भूलने वाली चीज़ जो समझ होती है, उसको जो है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही अडॉप्ट करता है। तो ये चीज़ है कि मैंने एक उदाहरण से बताया आपको। और उन्होंने बोला कि मनुष्य का चिंतन उसकी सामाजिक संरचनाओं, प्रथाओं, आकांक्षाओं से प्रभावित होता है। यानी हमारे समाज में कौन सी प्रथाएं प्रचलित हैं, हमारी सामाजिक संरचना कैसी है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे चिंतन को प्रभावित करती हैं, ठीक है। अभी किसी कट्टर भारतीय को जो बिल्कुल रूढ़िवादी समाज में रहता है, उसको ले जाकर पश्चिमी समाज में यदि रख दीजिए तो हमेशा बुराई ही करेगा। यहाँ पे ये चीज़ अच्छी नहीं, वहाँ पे ऐसी प्रथा अच्छी नहीं है, वहाँ पे ऐसी परंपरा नहीं है, वहाँ के लोग छोटे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। ये चीज़ें उसको बुरी लगेंगी और उसको बहुत ही अजीब भी लगेगा, आश्चर्यचकित भी होगा, क्योंकि कल्चर बिल्कुल चेंज है। तो व्यक्ति जिस कल्चर से बिलोंग करता है, अभी आप देखेंगे कोई व्यक्ति गांव में है, गांव में उसका शिक्षा हुआ है, शिक्षा दीक्षा सब गांव में हुई है, तो कितना भी वो ऊंचे पोस्ट पे पहुंच जाए, लेकिन वो लोगों को जाति के नाम से बुलाता है, ये पंडित जी, गुप्ता जी, शर्मा जी, ये वो। तो ये सब चीज़ें हैं ना कि जो संरचना में चीज़ें होती हैं वो कभी चेंज नहीं होती, वो हमारे ब्लड में बिल्कुल ब्लड का हिस्सा बन जाती हैं। तो यही बात उन्होंने बोली है कि कितना भी आप उनको समझा लीजिए, चीज़ों को बता लीजिए, लेकिन वास्तविक ज्ञान वो प्राप्त नहीं कर सकते, वो केवल ऊपरी ज्ञान ही प्राप्त कर सकते हैं। फिर देखिए, इन्होंने मिथ्या ज्ञान के 2 प्रकार बताए। कौन कौन से प्रकार हैं? पहली है विचारधारा और दूसरा है कल्पना लोक। विचारधारा में क्या होता है कि जो वर्तमान में चल रहा है सिस्टम, इसको उचित मानता है। विचारधारा जो है, ये आज समाज में क्या चल रहा है, कौन सी प्रथाएं हैं, कौन सी विश्वास आस्थाएं हैं, कौन से मूल्य हैं, व्यक्ति कैसा सोचते हैं, दृष्टिकोण है, कैसा परिवार का सिस्टम है, कैसी संरचना है, ये सारी चीज़ें हैं। वर्तमान में जो चल रहा है वो बहुत ही अच्छा है, उचित है, ये मानता है। और कल्पना लोग क्या मानता है? वो वर्तमान को गलत मानता है। वो मानता है नहीं, हमारा सिस्टम अच्छा नहीं है, हमारी सामाजिक संरचना अच्छी नहीं है, ये इसको ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। तो कल्पना लोग एक कल्पना करता है, एक आदर्श समाज की कल्पना करता है और मानता है कि बिल्कुल इसी तरह से समाज को बनाना चाहिए, समाज में चेंज लाना चाहिए, जो वर्तमान में है उसको चेंज कर देना चाहिए कल्पना लोक में, ठीक है। जैसे कार्ल मार्क्स ने बोला कि वर्ग विहीन समाज एक ऐसा समाज होगा जिसमें किसी का किसी पे अधिकार नहीं होगा और सभी लोग करेंगे अपना कार्य, और क्या करेंगे, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चीज़ें जो है समाज से लेंगे। तो ये कल्पना लोक था, जबकि ये साकार होना तो संभव नहीं लग रहा है किसी भी समाज में, लेकिन कार्ल मार्क्स ने ये कल्पना की और उन्होंने बोला कि ऐसा समाज आएगा, ठीक है। तो यही कल्पना लोग है। उन्होंने 2 चीज़ें बताई, विचारधारा और कल्पना लोग। और कल्पना लोग क्या करता है, वर्तमान को कन्वर्ट करना चाहता है यूटोपिया में, यानी कल्पना लोक में, कि वर्तमान व्यवस्था जो है वो अच्छी नहीं है, उसको हटा दिया जाए और काल्पनिक समाज, जिसको आदर्श समाज बोलते हैं, कि ऐसा समाज आएगा तो बहुत अच्छा होगा, उस समाज में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिए, मास सोसाइटी जो बात बताई थी कार्ल मैनहीन ने, तो ये एग्ज़ाम में सीधा प्रश्न आता है कि मास सोसाइटी की बात किसने कही थी? तो याद रखिएगा कार्ल मैनहीन ने, और इन्होंने आधुनिक समाज को मास सोसाइटी कहा था,
ठीक है, जन समाज। मास सोसाइटी का मतलब जन समाज। तो आधुनिक समाज को इन्होंने क्या कहा था, मास सोसाइटी यानी जन समाज। और ये एक ऐसा समाज होगा जो अतिशय व्यक्तिवादिता से भरपूर होगा, यानी व्यक्तिवादी इतना ज़्यादा होगा कि लोग अपने स्वार्थों के बारे में सोचेंगे, अपने पड़ोसी को नहीं जानेंगे। यदि कोई स्वार्थ होगा तभी उसको जानेंगे, नहीं तो नहीं जानेंगे, इतना ज़्यादा व्यक्तिवाद होगा। ठीक है, और ऐसे समाज हैं जो बिखरे हुए रिश्तों से बना है। इसमें रिश्ते जो हैं वो बिल्कुल बिखरे हुए होंगे। ठीक है, बस स्वार्थ के अनुकूल ही लोग एक दूसरे से संबंध रखेंगे, चाहे वो रिश्ते अपने रिश्तेदार हों या फिर बाहर के लोग हों, कोई भी हो। यानी ये पूरी तरह से टूटा हुआ समाज होगा। इसमें व्यक्ति अतिशय व्यक्तिवादिता और स्वार्थ से भरपूर समाज होगा। कार्ल मैनहीन ने पूंजीवाद को ऐसे समाज हेतु उत्तरदायी माना। कार्ल मैनहीन ने माना कि ऐसा समाज इसलिए आया है क्योंकि पूंजीवाद आया है। पूंजीवाद ने ऐसे समाज को जन्म दिया। पूंजीवाद ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाई, जिसके कारण लोग अपने आवास को छोड़कर फैक्ट्री में काम करने के लिए दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगे, अपने परिवार से अलग हुए। धीरे धीरे फैक्ट्री में इतना ज़्यादा काम हो गया कि वो अलगावित हो गए, और अलगावित होने के बाद क्या हुआ कि वो अपने बारे में ही केवल सोचने लगे, अपनी आवश्यकताओं के बारे में ही केवल सोचने लगे, और वो दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दिए, क्योंकि लोग स्वार्थपूर्ण हो गए और एक दूसरे के कार्यों को संपन्न करने के लिए उनके पास समय नहीं होता था। धीरे धीरे व्यक्तिवादिता जो है चरमोत्कर्ष पर पहुंचती गई और लोग जो है वो अपने ही दायरे में संकुचित होते गए, निजीवाद जो है वो हावी होता गया। ठीक है, फिर कार्ल मैनहीन ने बोला कि स्वस्थ लोकतंत्र हेतु समाजशास्त्रियों से प्रमाणित शिक्षा को लागू करने की बात की। देखिए, ये प्रश्न भी आ सकता है कि कार्ल मैनहीन ने शिक्षा के बारे में क्या कहा या फिर लोकतंत्र के बारे में क्या विचार दिया। तो देखिए, कार्ल मैनहीन ने बोला है कि यदि एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना करनी है और शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही सुदृढ़ करना है, समाज को बहुत ही ऊंचे धरातल पर ले जाना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें सिलेबस बनाते समय समाजशास्त्रियों से प्रमाणित करवाना चाहिए। ठीक है, सामाजिक नियोजन कर रहे हैं या फिर सिलेबस बना रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो हमें समाजशास्त्रियों से पूछना चाहिए कि क्या ये सिलेबस जो है सामाजिक संरचना को बनाए रखने में, समाज को ऊंचे धरातल पर ले जाने के लिए उचित होगा कि नहीं। ठीक है, तो इस बात को इन्होंने बोला कि समाजशास्त्री जो है वो शिक्षा को लागू करने के पहले, शिक्षा पे कोई भी चेंज लाने के पहले शिक्षा में समाजशास्त्रियों से परामर्श अनिवार्य है, और वो जो परामर्श देंगे उसी के अनुकूल कार्य करें, तभी जाकर शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी और लोकतंत्र सुदृढ़ होगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए, इनकी कुछ पुस्तकें हैं, कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। एसेज ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। आइडियोलॉजी इन यूटोपिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मैन एंड सोसाइटी इन द एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, फिर है डायग्नोसिस ऑफ आवर टाइम, फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग, एसेज ऑन सोशियोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी, फिर है एसेज ऑन सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर। ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर पे भी इन्होंने काफ़ी काम किया था, क्योंकि जो व्यक्ति की बुद्धि होती है, जो उसका विचार होता है, वो सामाजिक संरचना, समाज की संस्कृति द्वारा जब निर्धारित होता है तो वो सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है, वो अध्ययन जो है। ठीक है, तो कार्ल मैनहीन का चैप्टर यहीं फिनिश होता है, और कार्ल मैनहीन से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं जो उन्होंने बताया था और जो एग्ज़ाम में आने लायक है, और मैं वही चीज़ें मेंशन भी करती हूँ जो एग्ज़ाम में आने वाला होता है। फालतू की चीज़ कोई भी होता है मैं उसको हटा देती हूँ। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे कंटेंट को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें। ओके, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।